सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अबू हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं HRK स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट में होने वाले एग्ज़ाम के बारे में। हमारे साथ यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने वाले एक संस्कृत डिपार्टमेंट के स्कॉलर हैं, ये यहाँ से PhD कर रहे हैं। हम उनसे तफसील से बात करेंगे पूरा डिटेल में, MA की तैयारी किस तरह करनी है, MPhil के जो बुक हैं वो कौन कौन सी हैं और सिलेबस क्या है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करेंगे। तफसील से पूरी बात करेंगे। हम सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा ये पूछ लेते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दे ताकि हमारे ऑडियंस को पता चल जाए। जी हाँ जी साथियों, मेरा नाम शतरुद्र प्रकाश है और मैं स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़ जो कि आपके सामने है, इसी स्कूल में PhD का शोध छात्र हूँ और ये मेरा आखिरी वर्ष है, आखिरी सेमेस्टर भी है। तो हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं इस कड़ी में संस्कृत विषय में प्रवेश परीक्षा जो होती है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की। अक्सर मटेरियल भी कम होते हैं और गाइडेंस की कमी भी होती है, चूँकि हम लोगों ने भी फेस किया अपने समय। तो हम आपके लिए ये कुछ जितना हमसे हो सक रहा है यथासंभव हम आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे। तो ये था इनका इंट्रोडक्शन और थोड़ी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई। मैं सबसे पहले आपसे एक ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो लोग पहले MA के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ JNU में संस्कृत के बारे में कौन कौन सी चीज़ें जो बुक हो सकती हैं, कैसे वो तैयारी करें, इन पे थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं। जी देखिए, JNU की जो परास्नातक प्रवेश परीक्षा होती है उसमें संस्कृत के साथ ये है कि आपको इस बार सिलेबस आपको साइट पे उपलब्ध कराया गया है कि वो क्या क्या कवर कर रहे हैं, आपसे क्या पूछा जाएगा। बस ये है कि आपको वह विकल्पीय प्रकार के प्रश्नों को फेस करना होगा और परीक्षा का जो माध्यम है अब वो कॉपी पेपर नहीं रहा, आपको ऑन कंप्यूटर एग्ज़ाम देना होगा। बस आपको टिक करना है, कई सारे विकल्पों में एक चुनना है। और अभी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, अभिषेक सौरभ जी ने बताया था कि आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए उसका कोई ऐसा फियर नहीं है। आप लोग अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि न्यूनतम मेरिट कुछ नहीं है। आपके प्रवेश परीक्षा में जितने लोग जिस तरह का परफॉर्म करेंगे उसके बाद ही ये लोग मेरिट बनाएंगे, कट ऑफ जारी की जाएगी। तो ये इसकी परीक्षा की मोटा मोटी जो एक रूपरेखा है वो है। आप लोग बिल्कुल भयभीत मत होइएगा, और क्योंकि संस्कृत में अक्सर ये होता है कि बच्चे प्रायः कंप्यूटर वगैरह से दूर रहते हैं क्योंकि शास्त्रीय शिक्षा होती है। तो आप लोग घबराइएगा मत, ऑपरेटर्स होंगे आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बस आपको केवल विकल्प चुनने होंगे, उसके लिए आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। तो हम अगर बात करें JNU के एंट्रेंस की, तो इस बार MA का जो सिलेबस है वो ये है कि पहला तो वैदिक और आगमिक स्टडीज़ है। मतलब इसमें आपसे वैदिक साहित्य के बारे में बेसिक चीज़ जाना जाएगा। आपके सामने जो प्रश्न आएंगे वो बहुत डीप स्टडी वाले नहीं होंगे, आपके ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। आप सबसे पहले BA के 3 साल का जो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ा है उसको आप एक लिस्ट बना लीजिए, जितना भी 2 साल में आपने 3 साल में पढ़ा है संस्कृत की। और उसके बाद फिर आप देखिए कि आपने वेद में क्या क्या पढ़ा है। आपको बहुत डीप स्टडी नहीं करनी है इसकी, बस वेद की परिभाषा, वेद कितने हैं, प्रत्येक वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, वैदिक जो जैसे 4 वेद आपके होते हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इन तीनों वेदों के जो रिचुअल कराने वाले ऋषि होते हैं वो अलग अलग पुरोहित होते हैं। उन सब के बारे में आपको जानना है कि ऋग्वेद का कौन सा पुरोहित है, तो अथर्ववेद का कौन सा है, ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हैं और क्या क्या नाम है उनके, जैसे शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, इन दोनों शाखाओं के अलग अलग ब्राह्मण कौन से हैं और इन सब के आरण्यक कौन से हैं। ये सब आपको एक ग्राफ बना के स्टडी कीजिए, पॉइंट वाइज स्टडी कीजिए। और उसके लिए आप कोई भी सेकेंडरी सोर्स की बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द्वितीयक स्रोत में आप अगर बात करें तो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी का जो संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, या आपने जो अपने सिलेबस में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए और पॉइंट वाइज आप बना के वैदिक स्टडी आप कीजिए इसकी। और विकल्प ही आएंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर पूछ दे कि कौशितकी ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है, तो आपको पता होना चाहिए, बस वही आपको ऐसे टिक मारना है उसमें जो सही है।
इस तरह से आप वैदिक की तैयारी कीजिएगा। दूसरा जो संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आपको साहित्य पढ़ना है, जिसमें आपने तीनों साल में आपने जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होगा, आपने कालिदास को पढ़ा होगा, माघ को पढ़ा होगा, आपने बाण भट्ट की कादम्बरी पढ़ी होगी, सुकुनाशोपदेश पढ़ा होगा, कादम्बरी का जो पार्ट है, नीति शतक पढ़ा होगा आपने भर्तृहरि का। इस तरह के जितने लिटरेचर हैं, साहित्य हैं, उन पे फोकस करते हुए आपको बेसिक स्टडी इनकी करनी है। जैसे कालिदास के कितने ग्रंथ हैं, कालिदास के नाटक कितने हैं, शाकुंतलम के अंक कितने हैं, इस तरह से फैक्ट वाइज आपने जो भी पढ़ा है, प्लस प्रमुख नाटक। अब इस पे जब साहित्य की आप बात करेंगे तो संस्कृत साहित्य में गद्य अलग है, पद्य अलग है, चंपू अलग है, फिर पद्य की बात की जाए तो महाकाव्य अलग हैं, खंड काव्य अलग हैं, मुक्त काव्य अलग हैं। इस तरह से अगर गद्य की बात की जाए तो प्रतिनिधि गद्यों में दंडी का 10 कुमार चरितम आता है और बाण की कादम्बरी आती है। इनके सबके जैसे विश्वचरितम का पार्ट वेरी फेमस है, वो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तक वही पढ़ाया जाता है और ऑलमोस्ट वाल इसी के इर्द गिर्द आते हैं। तो आप लोग इसकी तैयारी कीजिए। साहित्य में अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ, किरातार्जुनीयम है, रघुवंश महाकाव्यम इत्यादि जितने हैं महाकाव्य में, जैसे कालिदास का हुआ, भारवी का हुआ, किरातार्जुनीयम जो है। इस तरह से आप इन सारे लिटरेचर्स की तैयारी कीजिए। इनके बेसिक फैक्ट्स, प्रतिनिधि ग्रंथों में कितने कौन से अंक डिवाइड हैं, किसमें बृहत्त्रयी में कौन से ग्रंथ आते हैं इत्यादि, इस तरह के सवाल कवर करेगा ये पोर्शन। और इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम, ये जो आपका तीसरा पोर्शन कवर हो रहा है, इसमें संपूर्ण भारतीय दर्शन जो है उससे संबंधित सवाल आपको पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो चूंकि अध्ययन के हिसाब से अब आप लोग जब इंट्रेंस क्वालिफाई करके आ जाएंगे तो आप यहाँ डीप स्टडीज़ की कर पाएंगे। तो लेकिन मोटा मोटी क्या है कि हम प्रायः भारतीय दर्शन को पहले 2 भाग में बांटते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। ठीक है, नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन आते हैं, चार्वाक, बौद्ध, जैन। इन तीनों के प्रमुख सिद्धांत, जैसे बौद्धों का जो प्रतीत्य समुत्वाद है, विज्ञानवाद है, वैभाषिक सूत्रांतिक है, इस तरह का जो विभेद है, और उनके जैसे बौद्ध जो दर्शन है उसके जो प्रणेता हैं भगवान बुद्ध, उनसे संबंधित उनके जीवन की जानकारियाँ, उनके दर्शन के प्रमुख अंग इत्यादि, जैसे अष्टांगिक मार्ग वगैरह हुआ, 4 आर्य सत्य हुआ, इनका बेसिक आप जानकारी रखिए। कुछ टेस्ट जो उससे रिलेटेड हैं, जैसे नागार्जुन का प्रमाण वार्तिक है इत्यादि, अन्य बौद्ध दार्शनिकों की जानकारी आप बेसिक लेवल की रखिए, बहुत डीप स्टडी नहीं करना है। जैनों में महावीर स्वामी के बारे में जानिए, स्यादवाद इत्यादि जो 2-4 इनके सिद्धांत है जैन दर्शन के, उसकी जानकारी रखिए आप। चारवाक में आपको बस मोटा मोटी एक वैसे मतलब डीप स्टडी नहीं करनी है। जो चारवाक का प्रणेता ऋषि जो है और उनके जो प्रतिनिधि ग्रंथ हैं, कुछ मुख्य 2-1 सिद्धांत, और उसके बाद जो 6 आस्तिक दर्शन आते हैं उनका भी आपको प्राथमिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त करना है और उसकी जानकारी रखनी है। क्योंकि विकल्प में जैसे आपका योग और सांख्य हुआ, सांख्य योग हुआ, न्याय और वैशेषिक दर्शन हुआ, और मीमांसा जो पूर्व मीमांसा है जिसको आप रिचुअल से संबंधित यज्ञ कर्मकांड इत्यादि के लिए जानते हैं, और उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत कहा जाता है। तो आप वेदांत पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि वो सुप्रीम फिलॉसफी मानी जाती है आस्तिक दर्शन की, और उधर नास्तिकों में बौद्ध दर्शन ज़्यादा रिच है। तो आप इन दोनों पे फोकस कीजिए, बाकी को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके लिए अब आप बेसिक बुक में चाहे चंद्रधर शर्मा जी की किताब आप पढ़ सकते हैं, सिन्हा की किताब आती है, या एस एन दासगुप्त की किताब आती है, कोई भी आप एक उठा के, और हाँ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस कोई एक बुक उठाइए और उसी से उसकी स्टडी कीजिए। उसके बाद अगला पोर्शन आता है संस्कृत पोएटिक्स एंड एस्थेटिक्स, अर्थात संस्कृत काव्यशास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र। इसकी पढ़ाई के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, 3 मुख्य टेस्ट हैं। सबसे पहले आता है आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, दूसरे नंबर पे आता है काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का, और तीसरे नंबर पे आता है विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। और इसमें आपको जैसे काव्य प्रकाश का पहला और दूसरा उल्लास पढ़ लेंगे उतना पर्याप्त है आपको एंट्रेंस की तैयारी के लिए, क्योंकि काव्य प्रयोजन इत्यादि काव्य लक्षण से ये सब आता है। और आप साहित्य दर्पण से अलंकार छंद इत्यादि पढ़ सकते हैं। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र थोड़ा देख लीजिएगा, जिसमें रस सिद्धांत है। और उसके बाद जैसे भट्टनायक, भट्टतौत इत्यादि जो आचार्य हैं, आचार्य नागेश भट्ट भी हैं, तो इनका काव्य शास्त्रीय जो सिद्धांत है, खासकर काव्य शास्त्र का जो काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, काव्य हेतु है, काव्य के भेद, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो काव्य की जो शब्द शक्तियाँ होती हैं, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना, इनके बारे में आपको बेसिक स्तर का नॉलेज जानकार रखना है। जैसे प्रयोजनवती लक्षणा क्या होती है, उपादान लक्षणा क्या होती है, मतलब ये जो भेदोपभेद हैं इस शब्द शक्तियों को, इनके बारे में आप जानते रहिए। संस्कृत एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इस पोर्शन में ये अभी हमारे समय में नहीं पूछा जाता था, ये
इस बार चूंकि अब आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं कि ये पहले संस्कृत स्कूल एक सेंटर हुआ करता था जिसका पूरा नाम था स्पेशल सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज़। तो सवाल भी एंट्रेंस में संस्कृत से ही केवल आते थे, लेकिन अब यह स्कूल हो चुका है। जैसे आपका स्कूल आप सोशल साइंसेस है, उसी तरह स्कूल आप संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़ है। तो अब इंडिक स्टडीज़ का पोर्शन जो जुड़ा है उसके तहत इन्होंने संस्कृत एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड किया है। तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर अभी तक सिलेबस वैसा नहीं डिज़ाइन हुआ है। तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि आप संस्कृत का भाषा के स्तर पर ज्ञान रखें और संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य भारतीय भाषाओं पर किस प्रकार है। ठीक है, भाषा परिवार में उसकी क्या भूमिका है, और जो हम कहते हैं ना कि संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है, अन्य सभी भारतीय भाषाओं की, तो वो जो एक मुहावरा है, ये जो जुमला है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसके पीछे के तर्क क्या हैं। और आज की भारतीय भाषा में जैसे हिंदी, आप तो जानते ही हैं कि संविधान में ये बात साफ साफ कही गई है कि हिंदी को एक भाषा के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर एक भाषा बनाने के लिए संस्कृत का आधार लेके आगे बढ़ाना है। तो इस एंगल से आप लोग इसकी तैयारी कीजिएगा। मोटा मोटी भारतीय भाषाओं के कितने परिवार हैं और संस्कृत हर परिवार में कितना दखल रखती है, इसका आप ध्यान रखेंगे, और इसी डायरेक्शन में इसका बेसिक नॉलेज आपको रखना है अपने पास। संस्कृत एंड लिंग्विस्टिक्स इंक्लूडिंग कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक का इकलौता अध्ययन केंद्र है इंडिया में, जहाँ पे संस्कृत को कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के बेस पर पढ़ाया जाता है। इसके लिए बहुत रिच सेंटर है ये। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप चूंकि एमए का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। आप लोग बीए के लेवल पे संस्कृत को, कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है, उसकी कोडिंग होती है, जैसे एचटीएमएल क्या होता है, एक्सेल वगैरह, एमएस ऑफिस की आपके नॉलेज होना चाहिए, और कंप्यूटर किस प्रकार भाषा को व्यक्त करता है और कैसे भाषा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में सहायक होती है, खासकर संस्कृत। जैसे संस्कृत की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं, वो कहा जाता है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए बड़ी सूटेबल लैंग्वेज है। इसके पीछे आधार यह है कि जैसे पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा है, तो अष्टाध्याय की जो कोडिंग है, उसके जो सूत्रों का स्ट्रक्चर है, 8 अध्याय, फिर उसके बाद उसमें प्रत्येक अध्याय के जो सूत्रों का जो क्रम है, इस तरह से आज का जो हमारा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट होता है, इसी के बेस पर प्रायः ये कहा जाता है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए बहुत सूटेबल लैंग्वेज है। और इसका एक तर्क ये भी है कि आप कोई भी एक शब्द तैयार करते हैं तो आपको उससे संबंधित जितने भी शब्द होते हैं उसके रूप आपको याद नहीं करना होता, बस एक पे ही रन करा सकते हैं, आप सारे उसी बेस पे चल जाते हैं। तो इसलिए इन सारे डायरेक्शंस के बेस पर आप संस्कृत और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रखें, और संस्कृत कैसे संगणकीय भाषा बनती है और इसमें इस क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी रखें, इतना पर्याप्त होगा। इंडियन इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल ट्रेडिशन, इसमें आप बेस बनाइएगा रामायण और महाभारत को, प्राचीन संस्कृत से संबंधित, क्योंकि इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन में हम लोग अक्सर, आप जानते हैं, हमारे कथा पात्रों को हम लोग कोट करते हैं कि आपको एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, तो बोलते हैं कि राम की तरह होना चाहिए। जैसे आचार्य विश्वनाथ ने उसमें साहित्य दर्पण में बात लिखी ना कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्या, है ना। ये जो लाइन आती है, इसका यही मतलब ना कि आपको राम की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है, कि जैसे आदर्श क्या हो सकता है हमारे सामने, आदर्श पुत्र का, आदर्श भाई का। तो कल्चर के तहत आपको ये सब देखना है, और उसमें रामायण और महाभारत को बेस बनाइए। सोशल थॉट्स में जब आएंगे तो सोशल थॉट में हमारा जो प्राचीन भारत है, आज़ादी के पहले का भारत, उसमें सामाजिक व्यवस्था क्या रही है। जैसे वर्ण व्यवस्था रही है, तो वर्णाश्रम व्यवस्था रही है, पुरुषार्थ चतुष्टय है, 16 संस्कार हैं आपके। इस वाले एरिया को आपका सोशल थॉट कवर करेगा, जिसमें आप सामाजिक चिंतन देखेंगे। और उसमें कोई बेस मत बनाइए, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, तो आप डरिए मत कि आपको कहीं कुछ आप निगेटिव या पॉजिटिव बोलने जैसा कुछ होगा। आपको विकल्प ही दिए जाएंगे, बस आप जानकारी रखिए संस्कारों के बारे में, पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में, उनके क्रम के बारे में, उनको हासिल करने का, और किन किन आचार्यों ने इस संदर्भ में क्या कहा है। ठीक है, इसके बारे में आप बेसिक जानकारी रखिएगा। फिर पॉलिटी, अब संस्कृत में राजनीति, देखिए ये थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ये सच बात है कि संस्कृत की राजनीति शास्त्र की परंपरा बहुत ही ज़्यादा रिच है, उसी प्रकार जैसे यहाँ का साहित्य है। ठीक है, इसमें चाहे अर्थशास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, मतलब राजनीति की भी 3 शाखाएं हैं। उसमें आपको नीति शास्त्र में जैसे शुक्र नीति हुआ, नीति प्रकाशिका है, विदुर की नीति है, इत्यादि जो नीतियां हैं, और उनमें जो राजनीति शास्त्रीय, राजनीति से संबंधित जो सिद्धांत बताए गए हैं,
एक राजा का जो कर्तव्य है, सप्तांग राज्य का सिद्धांत है, सप्तांग राज्य में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके 7 अंग होते हैं। तो आपको ये विकल्प पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि क्या नहीं है। या हो सकता है आपको दे दें कि सप्तांग राज्य के उसमें कौन सा आता है, तो पता लगा एक ही केवल अंग उसमें कोई देगा और बाकी नहीं देगा, कुछ और दे देगा, दूसरे शब्द बदल सकते हैं या घुमा के पूछ सकते हैं, जो भी है। तो आप पॉलिटी के स्तर पर सप्तांग राज्य का सिद्धांत, राज्य सिद्धांत और राज्य का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत इत्यादि, उसमें स्मृतियों का क्या दृष्टिकोण है, नीति शास्त्र का क्या है, और चाणक्य का जो वेरी फेमस अर्थशास्त्र है उसको आप देखिएगा। इकोनॉमी, आर्किटेक्चर में आप इसके भी हम धर्म के आधार पर 3 भेद कर सकते हैं, जैसे बौद्ध आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर, और इन दोनों के इतर जो बाकी सारा आ जाता है, जिसमें इस्लामिक भी आ जाएगा, पारसी भी आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। तो आपको इसका बहुत मतलब इसमें भी ज़्यादा उद्योग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप अगर आप लोग यूपीएससी का देखे होंगे सिलेबस, जिसमें संस्कृति का पोर्शन है, एक छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। उसमें आपको क्या है कि प्रमुख मंदिरों का परिचय है, उनकी स्थापत्य कला का परिचय है, और उसके अलावा नृत्य इत्यादि जो हमारे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध नृत्य इत्यादि हैं उनके बारे में आपको जानकारी, फाइन आर्ट्स और आर्किटेक्चर दोनों को मैंने इसमें बता दिया है, आप इनको कवर कीजिए। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो यज्ञ का कॉन्सेप्ट है, यज्ञ कैसे किया जाता था, उसमें आहुति जो दी जाती थी वो पर्यावरण इत्यादि से कैसे रिलेट होता था, हम कैसे अपने घर बनाते थे, हमारी जो एंशिएंट कल्चर रही है वो इन्वायरमेंट के कितना करीब रही है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करके उसको नष्ट करके बनाने वाली कल्चर नहीं थी। वो एक जैसे गुरुकुलों का जो आश्रम पद्धति का जो रहा है सिस्टम, उसमें पर्यावरण का रक्षण कैसे करना है, पौधे कैसे लगाने हैं, आप जब जानते हैं, आप ज्ञान शकुंतला आपने पढ़ा है, महर्षि कंडू का जो आश्रम होता है, शकुंतला जहाँ पलती है, तो इस हिसाब से आप इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का इस दृष्टिकोण से संस्कृत के उसके अनुसार अध्ययन कीजिएगा। अब संस्कृत ग्रामर, ये वेरी फेमस और वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरे सिलेबस का, क्योंकि व्याकरण से प्रायः काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे। आपको बीए के स्तर पर आपने जो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है उसका संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास, और उसके बाद आप मध्य सिद्धांत कौमुदी का उसका कारक जो प्रकरण है, आप केवल इतना ही पोर्शन कवर कीजिएगा। इसी के अंदर आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संस्कृत ग्रामर में संज्ञा अच्छे से पढ़िएगा और संधि बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। समास से क्वेश्चन आएंगे और प्रत्यय विचार भी अच्छे से तैयार कीजिएगा आप लोग। सुबंत, तिंगंत, ये जो जितने हैं इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, प्लस जो क्रियाओं को प्रभावित करते हैं प्रत्यय और उपसर्गों के बारे में। तो ये वाला व्याकरण में आपको ये पोर्शन कवर करना है। इंडियन लॉजिक में अगर आप बात करें तो इंडियन लॉजिक में पहली बात तो न्याय दर्शन और उसके बाद नव्य न्याय। नव्य न्याय आपको यहाँ जेएनयू में जो है मिलेगा। इसकी स्टडी हमने भी पहले नहीं की थी, बीए तक भी नहीं किया था, हमने पहली बार एमए में ही आके यहाँ जाना था कि नव्य न्याय जैसा कुछ होता है, और वो बहुत ही तर्क के आधार पर एक नई पद्धति न्याय शास्त्र ने विकसित की थी। तो आप इंडियन लॉजिक में बेस बनाइएगा बुद्धिस्ट लॉजिक को, न्यायिक लॉजिक को और नव्य न्याय का पोर्शन। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, ज्योतिष और गणित, ज्योतिष शास्त्र, वेदांग, जो वैदिक स्टडीज़ में मैंने इसीलिए उसको वहाँ पहले छोड़ दिया था, क्योंकि आपको एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो ज्योतिष आ रहा है इसी के साथ आपको वेदांगों का अध्ययन कर लेना है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये 6 वेदांग होते हैं। इनकी बेसिक जानकारी आप रखिएगा। शिक्षा का लक्षण क्या है, उसका कार्य क्या है, और शिक्षा क्या, वेद, अगर वेद को एक पूरा जीव मान लिया जाए तो शिक्षा उसमें क्या है, इस प्रकार वो बहुत फेमस श्लोक है जो, उसके हिसाब से आप वेद के 6 अंगों का अध्ययन कीजिएगा और उसी में ज्योतिष और मैथमेटिक्स की आपको जानकारी हो जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज का जो आधुनिक विज्ञान है और तकनीकी है, ये तो हम आज पढ़ ही रहे हैं, हमारे आसपास वही है, आपके हाथ में मोबाइल है, लेकिन बात इसकी नहीं है। प्राचीन भारत की बात करें तो हमारे देश में जो मंदिर निर्माण की कला है, भवन निर्माण की कला है, और जो संचार के साधन व्यवस्थाएं रही हैं पहले, उसके बाद जो विज्ञान में सबसे पहले जैसे ज्योतिष हुआ, ज्योतिष को हम एक विज्ञान मानते हैं संस्कृत के अध्ययन में, उसका एक वैज्ञानिक आधार है। और उसके अलावा रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और बहुत सारे समुद्र विज्ञान जिसको कहते हैं आप लोग, उसके अंदर सारा आ जाता है। तो इसमें आपका इसका इंट्रोडक्टरी नॉलेज रखना है अपने लिए। आर्गुमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन, अब इसमें क्या है कि इसमें आपको लौगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह देख लेना चाहिए।
और मीमांसा दर्शन की एक तर्कपाद भाषा युक्त जो एक छोटी सी किताब आती है, बहुत पतली है, उन दोनों को आप देखिएगा तो किसी भी टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन का क्या तरीका हो सकता है, क्या डायमेंशन होते हैं, वो आपको इसमें कवर हो जाएगा। फिर रोल एंड प्लेस ऑफ संस्कृत इन इंडो यूरोपियन स्टडीज़। अब आपका ये जो लास्ट पोर्शन है, ये बीच में जो एक पोर्शन आया था संस्कृत लिंग्विस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, आप इन तीनों को मिला के एक साथ पढ़ ले सकते हैं, तो आपको इंडो यूरोपियन स्टडीज़ का और उसमें संस्कृत का क्या महत्व है वो आपको पता चल जाएगी भाषा परिवारों में। तो ये आपका मोटा मोटी एमए का जो सिलेबस है उसके बेस पर हमने इसके सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमने कवर किए हैं। और आप मुख्यतः आप बात की जाए कि रीडिंग क्या क्या कर सकते हैं, तो आप कोई भी एक दर्शन की किताब उठाइए, भारतीय दर्शन की सिन्हा की किताब है या सी डी शर्मा जी की किताब है या एस एन दासगुप्त की है, वो आप एक उठा लीजिए तो आपका पूरा फिलॉसफी कवर हो जाएगा। इंट्रोडक्टरी संस्कृत लिटरेचर के बारे में आप डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास पढ़िए। तर्क और लॉजिक के लिए आप अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह पढ़ लीजिए। उपनिषदिक नॉलेज के लिए आप उपनिषदों का जनरल नॉलेज लीजिए, जो कि आपको द्विवेदी जी की पुस्तक से मिल जाएगा। लेकिन आप कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद और केनोपनिषद, इन 3 प्रतिनिधि उपनिषदों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो आपने बीए में पढ़ा है, ईशावास्योपनिषद इत्यादि को। इस तरह से आपका ये दर्शन और व्याकरण के लिए आप लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी का छोटा सा कारक पोर्शन है वो ले लीजिए। कंप्यूटेशनल के लिए आप कंप्यूटर की मदद लीजिए, गूगल की शरण में जाइए, वहाँ आपको इससे रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। भारतीय संस्कृति का जो पोर्शन है उसके लिए आप NIOS के नोट्स आप देख सकते हैं, जिसमें आपको नृत्य, गीत और आर्किटेक्चर संबंधी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह से ये हो गया दर्शन, व्याकरण, वेद और तर्क। नवविनय आप देख सकते हैं, नवविनय भाषा प्रदीप करके पुस्तक आती है, आप वहाँ से नवविनय पढ़ सकते हैं। और बस यही, और आप अपना ध्यान रखिएगा कि 3 साल आपने जो पढ़ा है उस सिलेबस को लिस्टेड करके उसको अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, उसकी बाकी हर विधा की जानकारी। और इतना मुझे लगता है आपके लिए एमए का एंट्रेंस आप क्रैक कर पाएंगे अगर आप इतना बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो। और इसका एक ट्रिक ये भी होता है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मेन फोकस में होती हैं, आप हमेशा उसको 2 चरण में रखना चाहिए। आप जो भी अपने दिमाग में आप डेटा बना रहे हैं, सबसे पहले तो वो जिसकी प्रबल संभावना होती है ये आएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि कई बार प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाते हैं, तो उसके लिए आप आपात स्थिति से निपटने के लिए आप लोग अलग से भी तैयार करके रखिएगा, ताकि कुछ आ भी जाए तो आप अपने IQ का इस्तेमाल करके उनका सही जवाब दे पाएँ। और नकारात्मक, चूंकि ऋणात्मक सिस्टम है नहीं एंट्रेंस में, तो ऐसा नहीं है कि गलत देंगे तो काट दिया जाएगा। तो आप तैयारी कीजिए और बेहतर ढंग से इसको देने की कोशिश कीजिएगा, ये हो जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय ज़्यादा ज़रूरी है। हर प्रश्न के साथ न्याय कीजिएगा। और बस आपको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को। लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।